प्रिय छात्रों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आने वाले अक्टूबर में आपका पीईटी एग्ज़ाम की डेट आने वाली है या अक्टूबर में होने वाला है। तो उसी पीईटी के संबंध में आप लोगों के सामने मैं पीईटी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ और ये प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था आपका 2021 में। अब ये 2021 का पेपर मैं इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ कि आप लोगों को एक आधार मिल जाएगा कि जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पीईटी की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और एक तरीके से पहली बार लड़कों ने पीईटी को काफ़ी हल्के में लिया था, जिसका खामियाजा उन्हें लेखपाल की परीक्षा में भुगतना पड़ा। और जब कट ऑफ जारी किया गया तो बहुत सारे लड़के इस लेखपाल की परीक्षा से वंचित हो गए। तो इसी वजह से एक पेपर का मैं आधार आप लोगों के सामने दे रहा हूँ कि किस टाइप का पेपर आपकी परीक्षाओं में आएगा या आने की संभावना बनती है। तो ये 2021 का पीईटी का पेपर है और इसी को बेस बना करके आप अपनी तैयारी को अंजाम प्रदान करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। अब जैसा कि पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस क्रम से भारत आए, तो ये आपका आधुनिक इतिहास और प्राचीन इतिहास का मिक्सअप क्वेश्चन है। और इसी आधुनिक इतिहास और प्राचीन इतिहास में दो लोग और एक आधुनिक इतिहास में भारत आया था, जिसमें आपका सर टॉमस रो है, फाहियान है और वेंगशांग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सबसे पहले जो आया था वो फाहियान आया था। और ये फाहियान जो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद से वेंगशांग, इसके बाद वेंगसांग जो था वो भारत आया था। और ये वेंगशांग जो था गुप्त वंश के बाद आपका हर्षवर्धन का शासनकाल है, उसी हर्षवर्धन के शासनकाल में ये वेंगसांग भारत आया। जबकि सर टॉमस रो जो है वो मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था, मुग़ल बादशाह जहांगीर। तो इस तरीके से आपका जो ये आंसर होगा कि किस क्रम में भारत आए, तो सबसे पहले सेकंड, फिर उसके बाद से सेकंड यानी कि फाहियान, फिर आपका थर्ड और उसके बाद से फर्स्ट। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे कि दूसरा क्वेश्चन आपका कौन सा है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ। तो सिराजुद्दौला जो था वो प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ। और ये प्लासी का युद्ध आपका लड़ा गया था अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला के मध्य 1757 ईस्वी में। कुछ परीक्षाओं में ये भी क्वेश्चन उठा है कि प्लासी आपका कहाँ पड़ता है। तो प्लासी आपका पश्चिम बंगाल स्टेट में पड़ता है और ये प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य लड़ा गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। तीसरा क्वेश्चन कि निम्न में कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो हड़प नीति जो लागू की गई थी वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। ये आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन है और ये लॉर्ड डलहौजी जो था इसी के द्वारा हड़प नीति लागू की गई। और इसी हड़प नीति को राज्य अपहरण नीति के नाम से भी जाना जाता है और इसी हड़प नीति को इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी परीक्षाओं में ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी जो थे ये एक चिकित्सक के रूप में थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो बस इतना जान लीजिए कि धन्वंतरी जो थे ये एक चिकित्सक थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा में या नवरत्नों में ये शामिल थे। चूँकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने नवरत्नों का गठन किया था और उसी नवरत्नों में आपके धन्वंतरी भी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका का लेखक कौन था। यह आपका प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन हो गया और इस इंडिका का लेखक मेगास्थनीज थे। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था।
तो साइमन कमीशन आपका भारत आया था 1928 में, और ये साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, जबकि भारत ये आया था 1928 में। और इस साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधार करने हेतु एक अधिनियम की रचना करना, लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इस कारण से साइमन कमीशन का काफ़ी विरोध हुआ और ये वापस चला गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाहौर अधिवेशन। और आईएनसी का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि निम्नलिखित का मिलान करें। और मिलान करें में आपका इंडियन नेशनल आर्मी, तो इंडियन नेशनल आर्मी के जो संस्थापक थे वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद से गदर पार्टी के संस्थापक थे आपके लाला हरदयाल। उसके बाद से बस जब 2 आपका मिल गया तो ऑलरेडी आप ऑप्शन के हिसाब से नीचे जो ऑप्शन दिया होगा उसके हिसाब से आप क्लियर कर सकते हैं। जबकि होम रूल लीग के संस्थापक थी एनी बेसेंट। अब बच गया 1, तो अगर आपका 3 ऑप्शन से क्लियर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपका चौथा ऑप्शन क्लियर हो जाता है। तो मित्र मेला के संस्थापक थे आपके बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में ये है कि निम्न में किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। तो इसका विरोध मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था, और खिलाफत आंदोलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को जुड़ने का विरोध किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो इसका आंसर हो जाएगा HRA का फुल फॉर्म हो गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। और HRA का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो की गई थी वो 1924 में की गई थी, और इसके संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सान्याल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, और क्वेश्चन नंबर 11 में ये है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर निर्मित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई सर्वप्रथम 1953 में की गई, और 1953 में तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी के द्वारा सबसे पहले फतह हासिल किया गया था। और उसी समय तेनजिंग नोर्गे ने 1953 में एवरेस्ट पर पहली बार तिरंगे झंडे को फहराया था। क्वेश्चन नंबर 13 में भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवला देवी पक्षी विहार या केवला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान। तो भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम केवला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली रजहारा। और भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत होता है दिल्ली राजहारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, और क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि निम्नलिखित दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 जोजिला तथा बुर्जिल। और ये दोनों दर्रा जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। बारालाचा और सिपकिला दर्रा ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो ये आपका 2 हो गया। उसके साथ साथ थोड़ा सा इसमें और नीचे ऑप्शन में जाना होगा, और ये ऑप्शन में है आपका थागला नीति पास लिपुलेख हिमाचल प्रदेश, उसके बाद से नाथुला और जेलपा सिक्किम। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एक, इसका ऑप्शन में दिया है 1, 2 और 3। ये 1, 2 और 3 जो है
आपका 1, 2 और 3 यानी कि थागला और नीति पास और लिपू लेख दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो ये जोड़ा गलत है, तो इसका आंसर आपका 1, 2 और 3 के रूप में होगा। ये आप देख लीजिएगा, ये तीनों जोड़ा सही नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा आपका नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन करने वाली संस्था कौन सी है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन करने वाली जो संस्था है वो है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम जो है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि ऑलरेडी शामिल होता है और तृतीयक क्षेत्र में आपका सेवा क्षेत्र शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में ये है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आपके जो भी हैं ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में ये है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन था। तो 1991 से लेकर के आपका 1996 तक जो प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे वो थे आपके पीवी नरसिम्हा राव, और इसी पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में आर्थिक सुधार 1991 किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 21 कि भारत के संविधान में क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है। तो राज्य सूची में शामिल जो नहीं है वो है आपका दंड प्रक्रिया संहिता। हर स्टेट की अपनी पुलिस होती है, हर स्टेट का अपना कानून व्यवस्था होता है और हर स्टेट का अपना डिस्ट्रिक्ट जेल या स्टेट जेल होता है। तो दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो राज्य सूची में शामिल नहीं है, बल्कि ये आपका समवर्ती सूची का विषय माना जाता है, समवर्ती सूची। और ये समवर्ती सूची जो होती है, इस समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों मिल करके कानून का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में ये है कि निम्नलिखित में क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो इसमें आपका प्रतिबद्ध न्याय तंत्र जो है वो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, जबकि भारतीय संविधान अर्धसंघीय संरचना का विकास करता है, शक्तियों का विभाजन करता है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता को फॉलो करता है। तो इस तरीके से प्रतिबद्ध न्याय तंत्र इसकी विशेषता नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, और क्वेश्चन नंबर 23 में ये है कि क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो आर्थिक न्याय जो है वो आपका राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत प्रदान करता है, और इसी राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत की चर्चा संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में की गई है, और इसी में कल्याणकारी राज्य के स्थापना की बात कही गई है, जिसके अंतर्गत आपका आर्थिक न्याय शामिल हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40, और इसी अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व का भाग है। क्वेश्चन नंबर 25, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, और इसी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली की नींव रखी गई। इसी कारण से बलवंत राय मेहता को पंचायती राज प्रणाली का जनक भी माना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि बिजली का प्रवाह सर्किट
में कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26, और 26 में आपका आंसर हो जाएगा ए, स्विच चालू होने पर। और बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो स्विच के चालू होने पर। क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 में ये है कि प्रतिरोध की एसआई क्या है? तो प्रतिरोध की जो एसआई मात्रक होती है वो ओम होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि नींबू का खट्टा स्वाद निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, और इसी साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू का खट्टा स्वाद हमें आभास होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में ये है कि कर्कटजनक रसायन से होता है। कर्कटजनक रसायन से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह जो है वो एपिडर्मिस के नाम से जानी जाती है, जिसको हिंदी में अधिचर्म के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन नंबर 31 नहीं है, बल्कि बीच में और भी किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में रहा होगा। अब आते हैं बीच से आपका करंट अफेयर्स के जो बाकी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बनते हैं वो अब आपके सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसमें बीच में 30 के बाद से अन्य परीक्षाओं के अन्य सब्जेक्ट के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए होंगे। अब अगला जो जीके का पार्ट उसमें होता है ये है 51, और भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, और राजस्थान ने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52, और 52 में ये है कि आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मास्टर कार्ड, और ये मास्टर कार्ड जो है इसके भुगतान जारी करने पर टोटली प्रतिबंध लगा दिया आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका आयुष मंत्रालय, और इसी आयुष मंत्रालय के द्वारा नमस्ते योग नामक ऐप का शुरुआत किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वज के रूप में नामित किया गया? तो यहाँ टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 पूछ रहा है और नामित पूछ रहा है, जबकि उस समय अभी किसी को नामित किया गया था, लेकिन इसमें से जो वर्तमान में आपके जो एक पैरा ओलंपिक टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ, इसमें आपका कोई ऑप्शन में नहीं है। एक तरीके से आपका जो भारतीय दल के जो ध्वजवाहक थे वो जबलिंग थ्रो के खिलाड़ी थे टेक चंद, और समापन समारोह में ध्वजवाहक थे आपके अवनी लेखरा। तो इस तरीके से ये करंट अफेयर्स एक तरीके से आप लोगों को इस पे विशेष तौर पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये बीती हुई बात हो गई। अब इसमें से देवेंद्र झांझरिया, मरियप्पन थंगावेलु, इन्हीं दोनों में से किसी को नामित किया गया, लेकिन न तो ये दोनों समापन समारोह के ध्वजवाहक थे और न ही ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55, 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई से सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते के ब्याज दर क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.6। उसके बाद से आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 कि भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, और उस बॉलीवुड अभिनेत्री का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा विद्या बालन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57, वर्ष 2021 के लिए किस देश का
पासपोर्ट विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो ये आपका जापान इसका आंसर हो जाएगा। और ये एक तरीके से ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी हुआ था, और रिपीट में अभी किसी परीक्षा में ये क्वेश्चन दोबारा पूछा था, तो सबसे शक्तिशाली जो है पासपोर्ट वो जापान का है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 में ये है कि तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डीएमके। और डीएमके ने तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव जीता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये आपका आंसर हो जाएगा आइसलैंड। और एक तरीके से आप लोग इससे परेशान ना होइएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें 2021 की हैं। अब जो भी आपका एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर में होगा, तो उम्मीद करता हूँ कि 2022 से रिलेटेड ये क्वेश्चन आएंगे, तो इस पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बल्कि आप 2022 के करंट अफेयर जो हम वीकली डालते जा रहे हैं उस पे विशेष तौर पे ध्यान दीजिए, और उसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 60 है, और क्वेश्चन नंबर 60 में ये कि कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? आंसर हो जाएगा इसका तेलंगाना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर, और 61 में ये है कि किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमिका के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भूटान। और भूटान को थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरीके से करंट ना हो करके ये आपका स्टैटिक जीके के रूप में शामिल किया जा सकता है। स्टैटिक जीके के रूप में शामिल किया जा सकता है। स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन हुआ। उसके बाद से ये भी आपका एक तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 62 भी एक तरीके से आपका स्टैटिक जीके का ही क्वेश्चन माना जाएगा। और ये जो क्वेश्चन स्टैटिक जीके का है ये है कि रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद जो है वो आपका सऊदी अरब की राजधानी है। उसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 63। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में निम्न में से कौन सा सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से सबसे छोटा जो है वो आपका गोवा स्टेट है। ये भी आपका एक तरीके से ज्योग्राफी का स्टैटिक जीके के रूप में शामिल किया जा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 कि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर हो जाएगा आपका 6 वर्ष। कभी कभी किन्हीं परीक्षाओं में ये पूछ देता है कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है, ये बीच से ये पोर्शन हटा देता है, तो ज़्यादातर ये ऑप्शन में 6 वर्ष देता है, और एक ऑप्शन दे देगा कि कार्यकाल निर्धारित नहीं। लेकिन लड़के क्या करते हैं कि ये बहुत भारी मिस्टेक करते हैं और वो 6 वर्ष मार देते हैं, जबकि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल निर्धारित नहीं है। ये आपका संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद से विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका यूएनओ एक छोटा सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का टॉपिक है, और उसी टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 24 अक्टूबर। और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, और इसी दिन प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है। इस तरीके से ये आप देख रहे होंगे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से आपके कुल प्रश्नों की संख्या 2। तो छोटा टॉपिक है, लेकिन ये मान के चलिए कि यूएनओ से 1-2 क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में ज़रूर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ कहाँ स्थित हैं? तो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कला जो है वो एमपी में स्थित है, और यहाँ पर खजुराहो मंदिर के लिए विशेष तौर से ये फेमस है। ये एक तरीके से कला एवं संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 कि प्रसिद्ध नब काले बारा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। और ये भी एक तरीके से आपका स्टैटिक जीके का ही क्वेश्चन
माना जाएगा, क्योंकि उत्सव वगैरह, कला एवं संस्कृति वगैरह ये सारी चीज़ें स्टैटिक जीके में शामिल की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सी एक हरित गैस नहीं है, हरित गृह गैस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो हरित गृह गैस नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, और क्वेश्चन नंबर 70 है कि अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से अर्जुन पुरस्कार जो है ये प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। तो ये आपके पीईटी के जो भी आपके 70 क्वेश्चन का कलेक्शन है, इस कलेक्शन के आधार पर आप देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीईटी की परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी के अनुसार आप अपनी तैयारी जारी रखिए और उम्मीद करते हैं कि इस बार पीईटी की तैयारी आप सभी हमारे प्रिय छात्र अच्छे से करेंगे, ताकि 90 परसेंटाइल 80+ परसेंटाइल आप लोगों को प्राप्त हो। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और ये जो पेपर है ये आपका पिछले साल का पेपर है, और पिछले साल का ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। सेकंड शिफ्ट, अभी फर्स्ट शिफ्ट वाला भी हम आपको सॉल्व कराएंगे, लेकिन ये सेकंड शिफ्ट का पेपर हमको अवेलेबल हुआ और उसी को हमने सॉल्व कराया, और ये 2021 पीईटी का आपका पेपर हमने पूर्ण रूप से सॉल्व करा दिया। फर्स्ट शिफ्ट का आपको जल्दी ही यूट्यूब चैनल पे हम डाउनलोड कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।